कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर बात हुई है एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव की। तो जैसे कि मान लीजिए किसी स्थान पर एक समान विद्युत क्षेत्र दिया गया है, इसका फिगर ध्यान दीजिए पहले। इस तरीके से जो है किसी स्थान पर एक समान विद्युत क्षेत्र दिया गया है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर जो है एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर दिया। ये आपका ई यानी कि विद्युत क्षेत्र हो गया। अब इस विद्युत क्षेत्र में जो है एक विद्युत द्विध्रुव रखा गया है। मान लीजिए ये यहाँ पर जो है एक विद्युत द्विध्रुव हो जाएगा, और ये जो विद्युत द्विध्रुव रखा गया है इसको थीटा कोण पर रख दिया गया है। इस तरीके से यहाँ पर जो है इस द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया। तो थीटा कोण के लिए ध्यान दीजिए, आपको पता है कि ये विद्युत द्विध्रुव है तो इसमें दो आवेश होंगे, एक माइनस क्यू और एक आपका होगा प्लस क्यू। दो आवेशों से मिलकर बना है। इसके अलावा इसको जो मैंने बताया कि ये थीटा कोण पर रखा गया, तो थीटा कोण पर रखने का मतलब ये है कि इसका जो अक्ष है यानी कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा दी गई है वो इस तरह से दी गई है। ये इस दिशा से जो है यहाँ पर थीटा कोण पर रखा गया। ये कोण आपका कितना है, मान लीजिए थीटा है, और यहाँ पर इसकी ये दूरी मिला दीजिए, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है आपको ये जो दिया गया है यहाँ पर, इसमें देखिए इस जगह पर जो है यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस आवेश पर जब विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो एक बल आपका इस दिशा में कार्य करेगा और दूसरा बल जो है आपका इस दिशा में यहाँ पर जो है वो आरोपित होगा। तो ये यहाँ पर जो है आरोपित बल की दिशा होगी इस तरह से, और यही दोनों बल मिलकर यहाँ पर क्या बनाते हैं, बलयुग्म जो है बनाते हैं। तो ये याद रखिएगा कि ये दोनों मिलकर जो है एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इसका फिगर तैयार करना है। अब इसमें चाहे तो इन बिंदुओं के कोई नाम आप दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर ए, इसको मान लेते हैं बी, और इस बिंदु को मान लेते हैं सी। इतना इस तरीके से आप यहाँ पर जो है ये प्रदर्शित करेंगे, ये हो जाएगा आपका फिगर। अब सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो थ्योरी लिखते हैं हम लोग उसी के लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले क्या बताएंगे कि यहाँ पर जो है एक वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव को जो है कहाँ रखा गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया। कितने कोण पर रखा गया, थीटा कोण पर जो है रखा गया है। तो जब थीटा कोण पर रखा जाता है तो वैद्युत क्षेत्र में जो है इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म कार्य करता है, और ये बलयुग्म जो है इस द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। संरेखित का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा दी गई है, इस तरह से आपको वैद्युत क्षेत्र की दिशा दी गई है, तो ये जो आपका द्विध्रुव रखा है इसमें एक बल आपका ऐसे कार्य कर रहा है इस तरह से, और दूसरा बल जो है इस तरह से कार्य कर रहा है ये। तो ये जो है इस द्विध्रुव को इसकी दिशा में संरेखित करने का मतलब ये जो है इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने का, या फिर बोल सकते हैं संरेखित करने का प्रयास जो है करता है। और यहाँ पर ये जो बलयुग्म होता है इससे बोला जाता है प्रत्यानयन बलयुग्म। ये याद रखिएगा कि जब कभी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा जाता है तो इस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, और ये बलयुग्म जो है इस द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में संरेखित करने का प्रयास, या फिर बोल सकते हैं समांतर करने का प्रयास करता है, और इससे यहाँ पर जो है प्रत्यानयन बलयुग्म बोलते हैं। तो ये आपको यहाँ पर इतना याद रखना है इसके बारे में। तो वही आपको ध्यान दीजिए, इसमें बताया गया है कि जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर, अभी मैंने आपको बताया किस कोण पर रखना है, थीटा कोण पर रखना है। तो जब थीटा कोण पर रखा जाता है तो उस पर जो है एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, और यही बलयुग्म जो है द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में
संरेखित करने, अभी संरेखित का मतलब मैंने आपको समझा दिया, समांतर करने का यहाँ पर प्रयास करता है। और इस बल युग्म को जो है प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं और इसे टाउ से यहाँ पर जो है प्रदर्शित किया जाता है। अब आपको बल युग्म का यहाँ पर जो है सूत्र पता होना चाहिए, यानी कि जो बल आघूर्ण है उसका सूत्र पता होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है टाउ बराबर एक बल। एक बल क्यों लिखा गया? क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बल युग्म है, बल युग्म का मतलब एक बल आपका ये आरोपित हो रहा था, एक ये, तो इन दोनों में से कोई भी एक बल का आपको परिणाम यूज करना है, यानी कि परिमाण, और दोनों के बीच की लंबवत दूरी आप यहाँ पर लिख सकते हैं गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है बस। यहाँ पर बल आघूर्ण बराबर एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो अब ये ध्यान दीजिए, ये आपका बन जाएगा टाउ बराबर एक बल, मतलब दोनों बलों में से एक बल आपका एफ हो जाएगा, इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। देखिए एक बल आपका ये लग रहा था, एक बल आपका ये लग रहा, तो इसके बीच की लंबवत दूरी ये होगी। जैसे कि आपका एक बल ऐसे कार्य कर रहा है, एक ऐसे कार्य कर रहा, तो इसके बीच की लंबवत दूरी जो होगी वो आपकी ये आएगी। ठीक है, तो ये लंबवत दूरी क्या होगी? ए से लेकर सी तक, तो ये लंबवत दूरी हो जाएगी ए सी। इस तरीके से ये इतना आएगा। तो कुल मिला के यहां पर हो जाएगा टाउ बराबर, देखिए बल है तो बल का सूत्र होता है Q इंटू ई, यानी कि F बराबर होता है Q इंटू ई, यानी कि आवेश गुणे तीव्रता, ये सूत्र होता है। बाकी ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग चित्र का यूज करेंगे। तो चित्र से, अब चित्र के अनुसार यहाँ से हम लोग ये थीटा ज्ञात करेंगे। थीटा के लिए आप यहाँ पर ज्ञात करिए साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये सूत्र होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब थीटा ज्ञात करेंगे तो लंब यानी कि ये भुजा, देखिए ये कोण है, कोण के सामने की भुजा लंब होती है, तो लंब हो जाएगा आपका AC, ये हो गया, बटे कर्ण क्या हो जाएगा ये। और आपको पता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है इसकी लंबाई कितनी होती है? 2L होती है। तो यहाँ पर कर्ण सीधे सीधे चाहे तो आप ये भी लिख दीजिए, या सीधे द्विध्रुव की लंबाई कितनी हो जाएगी? 2L। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इतना ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा। तो अगर यहाँ से आप AC का मान निकालें तो 2L आपका इधर गुणे में आ जाएगा। देखिए AC ज्ञात करेंगे तो 2L गुणे में आएगा, तो 2L साइन थीटा, ये इतना बन जाएगा। कुल मिला के QE इंटू यहाँ पर ध्यान दीजिए इस AC का मान हो जाएगा आपका 2L साइन थीटा। इस तरह से ये इतना बनेगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ये हम लोगों ने मान ज्ञात किया है टाउ का, यानी कि बल आघूर्ण का। तो अब इसमें ध्यान दीजिए, इसको अब आप ऐसा लिख सकते हैं टाउ बराबर, यहाँ पर आपको दिया गया है E, इसके अलावा जो ये दिया गया है Q2L, इसको ध्यान दीजिए आप यहाँ पर जो है किस तरह से लिखेंगे, ये आपका जो है सीधे सीधे यहाँ पर बन जाएगा 2 इंटू में Q और ये वाला L, ऐसा लिख सकते हैं 2QL इंटू में E और हो जाएगा साइन थीटा। और आपको सूत्र पता है, कई बार मैंने बताया अभी कि आपका जो यहाँ पर P होता है ये आपका होता है 2QL के बराबर। तो आपको इसकी जगह पर P यूज करना है, टाउ बराबर PE साइन थीटा। ये आपका यहाँ पर जो है बल आघूर्ण का सूत्र आ जाएगा। तो अगर मान लीजिए पेपर में ये लिख के आ रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए, तो केवल आपको ये ज्ञात करना है टाउ बराबर PE साइन थीटा, बस इतना ज्ञात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शब्द यूज हुआ है अपने क्वेश्चन में, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला गया था महत्तम बल आघूर्ण। इसमें जो बात हुई है वो किसकी हुई है?
महत्तम बल आघूर्ण की हुई है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर इसका मान मैक्सिमम तब हो सकता है जब साइन थीटा यहाँ पर मैक्सिमम हो, और साइन थीटा का जो सबसे बड़ा मान होता है वो आपका +1 होता है, और 1 मान किसका होता है? 90 डिग्री का। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर बल आघूर्ण के अधिकतम मान के लिए, अधिकतम बोल सकते हैं या इसे महत्तम बोल सकते हैं, मान के लिए तो जब महत्तम बल की बात होगी, ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका साइन थीटा है इसका मान जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? साइन थीटा आपका लगभग 1 होना चाहिए, ये याद रखिएगा। या फिर इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि महत्तम मान के लिए जो है थीटा जो है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। तो थीटा आपका 90 होना चाहिए। तो इस स्थिति में जो टाउ होगा फिर ये मैक्सिमम हो जाएगा। कब? जब आपका P इंटू ई साइन का कोण कितना हो जाएगा? जो थीटा था, जब ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा तो उस समय बल आघूर्ण जो होगा ये मैक्सिमम हो जाएगा, यानी कि टाउ मैक्सिमम बराबर P इंटू ई साइन 90 का मान जो होगा वो आपका 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है इस सूत्र का निगमन करना होगा। तो ये याद रखिएगा, अगर केवल बल आघूर्ण ज्ञात करिए इसकी बात हुई है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पर ये मान जो है ज्ञात कर देना है पीई साइन थीटा। लेकिन अगर महत्तम की बात हुई है तो फिर आपको वहाँ पर जो है ये भी सॉल्व करना होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर संधारित्र की जो धारिता है किसके कारण? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये दो अलग अलग सूत्र यहाँ पर इसके हैं। एक तब ज्ञात करते हैं जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो तब, और दूसरा जब प्लेटों के बीच पूरी तरह से परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो। तो अगर आंशिक रूप से आएगा पेपर में तो वहां पर तो हमेशा लिख के आएगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो तब। लेकिन अगर लिख कर नहीं आया है उसमें कुछ भी कि आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, तो जो पूर्णतः भरा वाला है फिर आपको वही करना है। याद रखिए, जैसे इसमें लिखा नहीं गया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, बस केवल इतना लिखा है। इसका मतलब आपको वही ज्ञात करना है जब प्लेटों के बीच पूरी तरह से परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो तब। तो इसका फिगर देखिए, जैसे कि यहाँ पर बात हुई है संधारित्र की, तो संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, आप सभी लोग जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये पहली प्लेट हो गई और ये संधारित्र की दूसरी प्लेट हो गई। तो संधारित्र में दो प्लेटें होती हैं, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लेना आपको कि इन दोनों प्लेटों के बीच जो है परावैद्युत पदार्थ जो पूरी तरह से भरा गया है। इसके बीच में जो परावैद्युत पदार्थ है उसका परावैद्युतांक हम लोग मान लेते हैं कितना है? K है। तो ये यहाँ पर इसका परावैद्युतांक हो जाएगा। इसके अलावा इन प्लेटों का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आपको मान लेना है, समान क्षेत्रफल मान लीजिए। इसके अलावा मान लीजिए ये प्लेट आपकी x है और ये प्लेट क्या है आपकी y। तो जब यहाँ पर x प्लेट को धन आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण जो है दूसरी प्लेट पर हमेशा ऋण आवेश जो है वो उत्पन्न हो जाता है, ये लोग याद रखिएगा। और यहाँ पर जो ऋणावेशित प्लेट होती है इसको हम लोग भू संपर्कित करते हैं, यानी कि इसको जो है पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाता है, अर्थ जो है इसे प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से यहाँ पर इसका फिगर जो है वो तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है इसमें दो प्लेटें होती हैं, तो सभी को पता है। तो आप इसमें लिखेंगे क्या? इसमें बताएंगे कि माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, ये आप ए मान लीजिएगा, ठीक है। और दोनों प्लेटों के बीच जो है यहाँ पर के परावैद्युतांक का कोई परावैद्युत पदार्थ भरा गया है। जब यहाँ पर x प्लेट को धन आवेश दिया जाता है तो प्रेरण के कारण जो है y प्लेट पर ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। बस आपको इतना यहाँ पर इसमें लिखना है।
तो वही ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा गया इसमें कि माना संधारित्र की दोनों प्लेटों का समान क्षेत्रफल क्या है, ए है। इसके अलावा तथा दोनों प्लेटों के बीच में जो है के परावर्तनांक का कोई परावर्तित पदार्थ भरा गया है। और यहाँ पर जो है चित्र की भांति प्लेट एक्स को यहाँ पर धन आवेश जो है दिया जाता है, तो यहाँ पर प्रेरण के कारण जो है प्लेट वाई पर ऋण आवेश जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इन दोनों प्लेटों के बीच जो है प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब आप इसमें लिखेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर जो है आपको संधारित्र की इन दोनों प्लेटों के बीच जो है सबसे पहले प्रत्येक बिंदु पर क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसका सूत्र होता है E बराबर सिग्मा बट्टे, देखिए पराविद्युत पदार्थ भरा गया है इसलिए ये हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। अगर यहाँ पर वायु होती तो के का मान 1 यूज करते, तो सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन नॉट यूज होता। अब देखिए इसमें जो आपका सिग्मा दिया गया है ये होता है पृष्ठ घनत्व, इसका मान होता है Q बाई ए, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो इसका मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इस सिग्मा का मान रख दें हम लोग तो ये जो सूत्र है फिर ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका Q आ जाएगा और बट्टे में आ जाएगा A। तो ये सूत्र आपका बनेगा फिर E बराबर सिग्मा का मान रख रहे हैं हम लोग Q बट्टे A, ये सिग्मा का मान हो जाएगा, बाकी बट्टे में आपको दिया गया है यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब इसके अलावा यहाँ पर मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो d है और विभवांतर v है, ये मान लीजिए आप यहाँ पर लिखिए कि माना संधारित्र की यहाँ पर जो आपको विभवांतर और इसके अलावा दोनों प्लेटों के बीच की दूरी माननी है। तो माना संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V है तथा प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो d है। तो अगर मान लीजिए विभवांतर v है और दूरी यहाँ पर d है, तो इस स्थिति में अगर आप तीव्रता ज्ञात करते हैं, ये आपका d है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस स्थिति में अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र होता है E बराबर V अपान D, ये सूत्र होता है। तो अगर यहाँ से V ज्ञात करें तो ये इधर गुणे में आएगा यानी कि E इंटू डी हो जाएगा। E का मान हम लोग समीकरण नंबर 1 से रखेंगे यहाँ पर, तो समीकरण 1 से इसमें मान रखिए तो ये हो जाएगा V बराबर E का यहाँ पर ये वाला मान रख दीजिए समीकरण 1 से, तो ये हो जाएगा Q बट्टे में हो जाएगा A के एप्सिलॉन नॉट इंटू, और इंटू में ये आपको दिया गया D, तो यहाँ पर आ जाएगा D। इस तरीके से ये अब आपको यहाँ पर क्या मिल गया V, यानी कि यहाँ से अब आपने इसमें विभवांतर जो है ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करेंगे हम लोग संधारित्र की धारिता। अतः
संधारित्र की धारिता। तो संधारित्र की धारिता जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर Q/V। ये सूत्र होता है। तो V का मान आपको ये वाला रखना है यहाँ पर बट्टे में। जो ये हम लोगों ने मान ज्ञात किया है ये सारा मान आपको इस V की जगह पर रखना है। तो फिर ये हो जाएगा C बराबर Q/V का ये वाला मान आप यहाँ पर रख दीजिए। तो इसमें होगा क्या, यहाँ पर ये Q से Q जो है कट जाएगा, बाकी का मान ऊपर पलट के ऊपर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा C बराबर, जब ये पलट के ऊपर आएगा तो K एप्सिलॉन नॉट A और बट्टे में आ जाएगा आपका D। तो ये जो फॉर्मूला आया है ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होगा जब प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ जो है पूरी तरह से भरा गया हो, तब के लिए आपका ये सूत्र जो है यहाँ पर यूज होगा। ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन में एक साथ में यहाँ पर और भी ऐड था प्रश्न, ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा था कि यहाँ पर जो है इसकी धारिता को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। अब देखिए धारिता बढ़ाने के लिए आपको बस यही सूत्र देख लेना, आपको मिल जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब आप बता सकते हैं सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो एप्सिलॉन नॉट के ये सभी आपके माध्यम के परावर्तांक, ये आपका नियतांक है। तो कुल मिला के अगर सूत्र के अनुसार हम लोग धारिता की बात करें तो धारिता जो है ये समानुपाती होगी किसके, के यानी कि माध्यम के परावर्तांक के। इसके अलावा धारिता जो है आपकी समानुपाती होगी प्लेटों के क्षेत्रफल के, और इसके अलावा धारिता जो है ये व्युत्क्रमानुपाती होगी 1/d के। तो धारिता किस स्थिति में बढ़ेगी, या तो माध्यम का परावर्तांक बढ़ा दिया जाए और प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो धारिता का मान बढ़ जाएगा, लेकिन अगर दूरी बढ़ा दी गई तो धारिता कम हो जाएगी। तो अब धारिता कैसे बढ़ेगी, यहाँ पर माध्यम का परावर्तांक और क्षेत्रफल बढ़ाकर जो है धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो ये आप यहाँ पर लास्ट में नोट कर लीजिएगा सभी लोग कि धारिता बढ़ाने के लिए माध्यम का परावर्तांक और प्लेटों के क्षेत्रफल को यहाँ पर बढ़ाना होगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये तब की कंडीशन है जब परावैद्युत पूरी तरह से भरा गया हो। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन देखिए, वो भी आपका टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो इस तरीके से आ सकता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा गया हो। तो जब भी आंशिक की बात होगी तो वहां पर कंडीशन दी रहेगी आपको। अब देखिए इसमें होगा क्या, सेम इसमें भी आपको उसी तरह से इसका फिगर बनाना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, समांतर प्लेट संधारित्र में दो प्लेटें हो जाएंगी इस तरीके से। यहां पर जो है समांतर प्लेट संधारित्र की दो प्लेटें हो गई, ठीक है। अब यहां पर उसी तरह से मान लीजिए एक प्लेट है x और दूसरी प्लेट है y। जब एक प्लेट को प्लस चार्ज दिया जाएगा तो दूसरी प्लेट पर प्रेरण के कारण ऋण आवेश उत्पन्न हो जाएगा। बाकी दूसरी प्लेट को यहाँ पर जो है भू संपर्कित करते हैं, ये मैंने आपको बताया अभी। इसको पृथ्वी से संबंधित कर दिया जाएगा इस तरह से, पृथ्वी, इसको जो है यहाँ पर आपको पृथ्वी से संबंधित करना है। अब यहाँ पर जो है अब की बार दोनों प्लेटों के बीच जो है आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया है। तो कुल मिला के इन दोनों प्लेटों के बीच जो है एक टी मोटाई की हम लोग पट्टी प्रवेश करा देंगे। इसमें ध्यान दीजिए, इसके बीच में जो है यहाँ पर एक टी मोटाई की ये पट्टी रखी गई है परावैद्युत पदार्थ की। इसकी मोटाई कितनी है, मान लीजिए टी, मोटाई का मतलब इसकी चौड़ाई है। तो ये यहाँ पर जो है इसमें परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी गई है। हो सकता है आपको फिगर में यहाँ पर क्लियर दिख ना रहा हो, इसको हम लोग अलग कलर से कर देते हैं, अब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो ये जो है आपका यहाँ पर इसमें एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी प्रवेश करा दी गई यानी कि रखी गई है, ठीक है। इसका परावैद्युतांक मान लीजिए कितना है, k है। अब यहाँ पर जो है जब आंशिक रूप की बात होगी तो अब पूरे में तो यहाँ पर अब की बार परावैद्युत पदार्थ है नहीं, यानी कि शेष भाग में इसमें अब की बार वायु है। जो शेष ये वाला स्थान है यहाँ पर वायु है, इस जगह पर भी क्या है, वायु है, और ये टी मोटाई की पट्टी प्रवेश कराई गई है।
बाकी दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो हम लोग मान लेते हैं कितना है d। और प्लेटों का समान क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं कितना होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब यहाँ पर सबसे पहले आप बता सकते हैं कि माना जो संधारित्र है इसकी यहाँ पर दोनों प्लेटों का समान क्षेत्रफल a है, प्लेटों के बीच की दूरी d है और दोनों प्लेटों के बीच जो है t मोटाई की जो है k परावर्तांक की एक पट्टी यहाँ पर जो है रखी गई है, या फिर t मोटाई की एक परावर्तित पदार्थ की पट्टी रखी गई जिसका परावर्तांक k है। तो ये आपको अपनी लैंग्वेज में लिख देना है बस सिंपल तरीके से। तो वही आपको ध्यान दीजिए, पर बताया गया है कि संधारित्र की दोनों प्लेटों का समान क्षेत्रफल क्या है, a है, तथा दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो d है। तो दोनों प्लेटों के बीच जो है t मोटाई की किसी परावैद्युत पदार्थ की जो है पट्टी यहाँ पर जो है रखी गई है जिसका कि परावर्तांक क्या है k। तो पिछली बार वाले में हम लोगों ने दोनों प्लेटों के बीच सीधे प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की थी, लेकिन अब की बार कुछ स्थान में वायु है और कुछ स्थान में परावैद्युत, तो दोनों स्थान में तीव्रता का मान आप अलग अलग जो है ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले मान लीजिए वायु वाले स्थान पर ज्ञात करना है आपको। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें कि प्लेटों के बीच वायु के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये हम लोग यूज करेंगे जहां पर वायु है, यानी कि जिस स्थान पर वायु है उस स्थान पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वायु वाले स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मान लीजिए ई नॉट से, और सूत्र क्या होता है Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये आप जानते हैं Q बटे एप्सिलॉन नॉट, और Q का मान आपको पता है सिग्मा होता है। तो चाहे तो यहाँ पर सीधे आपकी बात प्लेट की बात हुई है तो यहाँ पर जो है सीधे सीधे आप ये यूज कर लीजिए ई नॉट बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये आप यहाँ पर जो है प्लेटों के बीच जो है वायु के स्थान पर जो है आप इस तरह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है वो यूज कर सकते हैं, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा। ये कहां पर है, वायु के स्थान पर। अब हम लोग बात करने वाले हैं इस परावैद्युत वाले स्थान पर, तो इसके लिए ध्यान दीजिए। अब आप बता सकते हैं इसमें कि प्लेटों के बीच परावैद्युत के स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यहां पर जो है वही सूत्र, केवल अब की बार जब वायु यहां पर परावैद्युत के स्थान पर यूज करेंगे तो परावैद्युतांक लग जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से आपको यहां पर जो है ये यूज करना रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा तीव्रता का। अब इसके बाद यदि मान लीजिए दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर आपको पता है, मान लीजिए कि माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर क्या लिखा गया कि दोनों प्लेटों के बीच जो है विभवांतर कितना है, V। तो अब ध्यान दीजिए कुछ स्थान में वायु है और कुछ स्थान में परावैद्युत पदार्थ है। तो जब V का मान ज्ञात करेंगे तो इसमें आपको V1 प्लस V2 परावैद्युत वाले माध्यम का अलग और यहाँ पर जो है वायु वाले माध्यम का अलग ज्ञात किया जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सूत्र होता है वो V बराबर क्या होता है, E इंटू डी होता है। इसी सूत्र का यूज करके हम लोग यहाँ पर E इंटू डी से मान ज्ञात करेंगे। देखिए अब V1 और V2 दो चीजें मैंने लिखी है, तो V1 मतलब वायु के लिए है, ये आपका परावैद्युत के स्थान पर, ठीक है। तो चाहे तो इसे यहाँ पर V वायु और यहाँ पर परावैद्युत भी लिख सकते हैं, बाकी अगर आपकी समझ में आता है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए। अब V बराबर देखिए ये क्या है V1,
तो यहाँ पर V बराबर होता है E इंटू डी। अब यही पॉइंट आपको समझना है। देखिए वायु वाले स्थान की जो तीव्रता है उसको हम लोगों ने माना है E नॉट से, तो सीधे सीधे E की जगह पर क्या बनेगा E नॉट। अब आगे क्या है D मतलब दूरी। अब वायु कितने स्थान पर है अगर आपको ये निकालना है तो देखिए टोटल दूरी दोनों प्लेटों के बीच की कितनी है D। इसमें से इस T की मोटाई की यहाँ पर एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी है, तो अगर D से ये वाला T निकाल दिया जाए तो जो शेष दूरी होगी वो वायु वाले स्थान की हो जाएगी। तो कुल मिला के अगर दूरी निकालेंगे तो कितना लिखेंगे आप D माइनस टी। डी माइनस टी क्यों लिखा गया, जितने में वायु है वो वाली दूरी आपको यहाँ पर केवल यूज करनी है। ठीक है, फिर अगला आ जाइए प्लस। अब V2 मतलब परावैद्युत वाले माध्यम की बात हो रही है, तो परावैद्युत वाले माध्यम में जो तीव्रता है वो E है, और अब दूरी की बात करें तो सीधे सीधे जो इस पट्टी की मोटाई होगी वही इसकी दूरी कहलाएगी। तो यहां पर आ जाएगा E इंटू टी, इतना हो गया। अब आप समीकरण यहां पर ध्यान दीजिए, इसको मान लीजिए पहला समीकरण और इसको मान लीजिए दूसरा समीकरण, और समीकरण 1 और 2 से दोनों के मान रख दीजिए यहां पर। तो समीकरण 1 व 2 से, तो अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा V बराबर E नॉट का मान रखेंगे तो कितना था सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपका D माइनस टी। इस तरीके से इतना हो गया यहाँ पर D माइनस टी। इसके बाद प्लस, इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर E का मान रखेंगे तो E का मान आपको ये दिया गया है, यानी कि सिग्मा बटे के एप्सिलॉन नॉट और इनटू में हो जाएगा T। इस तरीके से ये मान लिखेंगे। अब V बराबर इन दोनों में जो कॉमन है वो आप यहाँ पर पहले कॉमन ले लीजिए। तो अब ध्यान दीजिए इसमें से आपका सिग्मा और बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये जो है आपका पूरा कॉमन होगा। देखिए सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट जब ये कॉमन लेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ क्या बचेगा आपका D माइनस टी, प्लस यहाँ से आपने सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया तो इस जगह पे बचेगा T और बटे में बच जाएगा K। इतना हो गया। अब आपको मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जो आपका सिग्मा होता है ये पृष्ठ आवेश घनत्व होता है और इसका मान होता है Q बाई A। अब की बार हम लोगों ने ये मान शुरुआत में नहीं रखा था सिग्मा की जगह पर, तो अब आप यहाँ पर ये मान जो है इसकी जगह पर रख सकते हैं सिग्मा की जगह पर। तो अब ध्यान दीजिए इसमें हम लोग सिग्मा की जगह पर कौन सा मान रखेंगे Q बाई A। तो ये जो सूत्र आया है इसमें आपका इसकी जगह पर क्या बनेगा, इसकी जगह पर आ जाएगा Q बाई A, इतना आ गया। इस तरीके से ये मान आप यहाँ पर जो है ज्ञात हो जाएगा। तो V मिल गया। अब हम लोग ज्ञात करेंगे संधारित्र की धारिता। तो अतः संधारित्र की धारिता, तो अब संधारित्र की धारिता के लिए यूज करेंगे C बराबर Q अपान V, Q अपान V ये यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस V का ये वाला मान रखेंगे तो C बराबर Q, इसके अलावा यहाँ पर हो जाएगा बट्टे, और बट्टे में आपको ये वाला पूरा मान यहाँ पर रख देना है। ये बट्टे में आपका जो है यहाँ पर मान आ जाएगा। तो अब इसमें आपका Q से Q जो है वो कट जाएगा, तो C बराबर ये पलट के ऊपर जाएगा। तो जब पलट के ऊपर जाएगा तो ये बनेगा A एप्सिलॉन नॉट, बट्टे में ध्यान दीजिए D, यहाँ पर जो है D माइनस T, और प्लस में आपका आ जाएगा T बाई K। तो ये आपका यहाँ पर जो है सूत्र आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर संधारित्र की धारिता का सूत्र होगा जब प्लेटों के बीच परावैद्युत आंशिक रूप से भरा गया हो। मात्रक अगर लिखना चाहे धारिता का तो फैरड, ये हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का
निगमन करेंगे कब? जब आंशिक रूप से परावर्तित पदार्थ भरा गया हो। दोनों कंडीशन मैंने बता दी, जब पूरी तरह से परावर्तित पदार्थ भरा गया हो या फिर जब आंशिक रूप से भरा गया हो। दोनों टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको यहाँ पर दोनों तैयार करना है। यहाँ पर जो लिया गया है ये आपका किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र से लिया गया है। तो ये है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए जो है सूत्र की स्थापना कीजिए। तो यहां पर बात हुई है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की। चलिए इसके लिए ध्यान दीजिए, यहां पर आपको इसके लिए जो है डेरिवेशन यानी कि सूत्र का निगमन करना है। तो चलिए यहां पर जो है दो पतले लेंसों की बात हुई है, तो मान लीजिए ये यहां पर जो है इस तरीके से आपको दिया गया है पहला लेंस, ये हो गया। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों लेंस जो है वो संपर्क में रखे हैं, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में जो है दो लेंस रखे गए हैं। तो इस तरीके से मान लीजिए ये दोनों लेंस जो है यहाँ पर संपर्क में रखे हुए हैं। एक को हम लोग मान लेते हैं लेंस, कुछ नाम दे दीजिए आप इसको मान लेते हैं लेंस L1 और इसको मान लेते हैं लेंस L2। इस तरीके से एक लेंस की फोकस दूरी मान लीजिए F1 है और दूसरे लेंस की फोकस दूरी कितनी है? F2। ये पॉइंट तो आपको मानना है, जो मानना है वो आपको थ्योरी में लिखना भी रहेगा, ठीक है। जितनी पॉइंट आप अलग से यहाँ पर मान रहे हैं। तो अब ध्यान दीजिए, तो दोनों लेंस हो गए और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा मुख्य अक्ष। इस तरीके से यहाँ पर आप मुख्य अक्ष प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब इसमें जो है ये दो लेंस L1 और L2 हैं जिनकी फोकस दूरियां F1 और F2 हैं। ये दोनों यहाँ पर परस्पर जो है संपर्क में रखे गए हैं। तो अब यहाँ पर इन दोनों के संयोजन का मतलब दोनों साथ में रखे गए। तो संयोजन के बाईं ओर देखिए, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके बाईं ओर मान लीजिए कोई एक बिंदु वस्तु रखी गई है O। यहाँ पर एक बिंदु वस्तु रखी गई है O। तो यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत में आपको प्रारंभ में जो है ये लेंस L2, दो लेंस आपके यहाँ पर है, एक L1 और L2। तो एक लेंस को आपको प्रारंभ में अनुपस्थित मान के चलना है, यानी कि आप मान के चलेंगे कि केवल अभी आपके पास एक लेंस यहाँ पर उपस्थित है। तो जब एक लेंस होगा तो यहाँ से जब प्रकाशिक किरणें जाएंगी और इस पर टकराएंगी, तो टकराने के बाद जो है यहाँ पर इसका एक प्रतिबिंब बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर जो है इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब ये बिंदु वस्तु O का एक प्रतिबिंब बन गया, इसको मान लीजिए आप I डैश है, ठीक है। अब ये जो प्रतिबिंब बना है, ये प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस यानी कि L2 के लिए क्या करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा। ये प्रतिबिंब इस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिसके द्वारा यहाँ पर जो है इस L2 के द्वारा इसका एक प्रतिबिंब बन जाएगा। ये जो प्रतिबिंब बनेगा इसको आप मान सकते हैं I। इस तरीके से सबसे पहले तो आपको यहाँ पर इसका फिगर बनाना है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको पता होने चाहिए, जैसे कि लेंस के बाएं तरफ जहाँ पर वस्तु रखी गई है, वस्तु की दूरी को हमेशा U से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर वस्तु की दूरी हो जाएगी U, ये हो जाएगी दूरी वस्तु की। अब इस वस्तु की दूरी से ध्यान दीजिए, इसके द्वारा जो पहला प्रतिबिंब बना था आपको वो क्या बना था? I डैश। तो प्रतिबिंब की दूरी जो होती है इसको हम लोग लिखते हैं V से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए आपका हो जाएगा V डैश, क्योंकि प्रतिबिंब आपका I डैश है तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी? मान लीजिए V डैश। और इसके अलावा जो अंतिम प्रतिबिंब बना है इसकी दूरी आप मान लीजिए V है, इसको V डैश माना था हम लोगों ने पहले वाले को, और अब इसको क्या मान लिया गया? V। इस तरीके से यहाँ पर ये फिगर आपको सबसे पहले तैयार करना है। अब जो फिगर आपने बनाया है यही पॉइंट आपको सबसे पहले यहाँ पर नोट करने हैं। आपको कभी भी थ्योरी रटनी नहीं है, जितना आप फिगर बनाएंगे उसी के अनुसार आपको हमेशा यहाँ पर थ्योरी लिखनी रहेगी। सबसे पहले क्या बताएंगे आप कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 जिनकी फोकस दूरियां क्रमशः F1 व F2 हैं, ये दोनों संपर्क में रखे गए हैं। इन दोनों लेंसों के संयोजन या फिर बोल सकते हैं दोनों लेंसों के संयोग का जो मुख्य अक्ष है, इस मुख्य अक्ष पर बाईं ओर एक बिंदु वस्तु O रखी गई है। तो यहाँ पर जो है प्रारंभ में लेंस L2 को क्या माना जाता है? अनुपस्थित। तो जब लेंस L2 को अनुपस्थित मान लिया जाता है तो बिंदु वस्तु O का जो है लेंस L1 के द्वारा एक प्रतिबिंब बन जाता है I डैश। और ये जो प्रतिबिंब बना है, अब ये प्रतिबिंब दूसरे वाले लेंस के लिए यहाँ पर क्या करेगा? आभासी वस्तु का कार्य करेगा, जिससे कि यहाँ पर अंतिम प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? आपका
आई बन जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, फिगर तैयार करना है, और जितने पॉइंट मैंने यहाँ पर बोले ये आपको यहाँ पर जो है इसमें लिखना भी है। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए नहीं याद आ रहा, थ्योरी नहीं लिख पा रहे हैं, तो भी आपको ये फिगर सही से बनाना है, उसके बाद आपको डेरिवेशन कर देना है। ठीक है, बाकी थ्योरी अगर लिख देंगे तो बहुत अच्छा, मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। देखिए जितना मैंने आपको बताया वही लिखा गया है कि माना दो पतले लेंस, एक आपका L1 और एक L2, इनकी फोकस दूरियां क्या हैं, F1 और F2 हैं, दोनों जो है संपर्क में रखे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस संयोजन के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु कौन सी रखी गई है, O रखी गई है। यदि लेंस L2 को यहाँ पर जो है अनुपस्थित मान लिया जाए तो लेंस L1 के द्वारा बिंदु वस्तु O का यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो I डैश आपका प्राप्त होता है। तो जितना मैंने आपको बताया सेम वही यहाँ पर लिखा है, तो बस आपको फिगर अच्छे से बनाना है और उसी फिगर की सहायता से यहाँ पर सारे पॉइंट जो है इसमें लिखने हैं। तो ये आपको याद रखना है, आपको फिगर यहाँ पर अगर पता रहेगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर नोट करेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान देना है। अब हम लोग लेंस का सूत्र यूज करेंगे। तो सबसे पहले अभी आप इस वाले पॉइंट को मत ध्यान दीजिए, जो पहला वाला था इसके द्वारा प्रतिबिंब क्या बना था आपका, ये बना था। सबसे पहले आप वस्तु ये देखिए और ये प्रतिबिंब, अभी दूसरे लेंस से आपका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप बता सकते हैं लेंस के सूत्र से, तो लेंस के सूत्र के अनुसार यहां पर क्या होता है 1/v। आपको पता है लेंस का सूत्र, देखिए मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, ये होता है 1/v माइनस 1/u और बराबर में होता है 1/f, ये होता है। तो यहाँ पर मैंने बताया ये पहले लेंस यानी कि L1 की बात हो रही है, तो इसके द्वारा देखिए v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ पर इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बना था I डैश, इसकी दूरी क्या थी v डैश। तो यहाँ पर आप मानेंगे 1/v डैश, फिर माइनस 1/u, यानी कि ये हो जाएगा 1/u का मतलब वस्तु की दूरी, ये हो जाएगा u, और बराबर में हो जाएगा 1/, अब यहाँ पर क्या होता है f यानी कि फोकस दूरी, और पहले लेंस की फोकस दूरी क्या है f1, तो ये हो जाएगा f1। इस तरीके से यहाँ पर ये पहला समीकरण आपको मिल गया। तो पहला पॉइंट तो ये बन गया। अब उसके बाद मैंने आपको दूसरी कंडीशन क्या बताई कि यहाँ पर जो ये प्रतिबिंब बना है आपका दूसरा वाला I डैश, ये अब आपका दूसरे लेंस के लिए क्या करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिससे आपका प्रतिबिंब क्या प्राप्त होता है I। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर दीजिए। आप इसमें बताएंगे यहाँ पर कि प्रतिबिंब, ये आप नोट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है प्रतिबिंब I डैश लेंस, यहाँ पर आप लिखेंगे प्रतिबिंब I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है, जिससे यहां पर जो है प्रतिबिंब I प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। इस तरीके से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप फिर से दोबारा से वही लेंस का सूत्र यूज करेंगे जो अभी हम लोगों ने यूज किया था दूसरी कंडीशन में भी। अब यहाँ पर आपको लेंस का सूत्र यूज करना है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो अब यहाँ पर जब लेंस का सूत्र आप दोबारा से यूज करेंगे तो अब की बार देखिए इस लेंस के लिए वस्तु कौन सी है, ये आपकी वस्तु है और ये क्या है, प्रतिबिंब है। तो अब आप जब ये वाला सूत्र लगाएंगे तो देखिए सबसे पहले होगा 1/v। v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी हम लोगों ने v माना था, तो ये आपका हो जाएगा v, यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। फिर माइनस 1/u, u क्या है, वस्तु की दूरी। अब की बार ये वस्तु है तो इस लेंस से इसकी दूरी कितनी है, v डैश, तो अब की बार वस्तु की दूरी आप लिखेंगे v डैश। यही पॉइंट ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर 1/, अब दूसरे लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी आपकी, f2। इस तरीके से यहाँ पर आपको इस फिगर का यूज करके ये दो समीकरण मिल जाएंगे। सबसे पहले इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 2। इतना हो गया, यही आपके लिए सबसे मेन था। बस आपको ये दोनों समीकरण मिल जाएंगे तो फिर अब आपको यहाँ पर कोई समस्या नहीं होगी। अब आपको इन दोनों समीकरणों को ऐड करना है। तो समीकरण
फर्स्ट प्लस सेकंड, मतलब समीकरण 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। जोड़ने का नियम क्या है, बाएं तरफ बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ना है। तो यहाँ पर दिया गया है 1/v डैश माइनस 1/u, फिर प्लस लगाइए, यहाँ पर है 1/v माइनस 1/v डैश, इतना हो गया। बराबर में यहाँ पर दिया गया है 1/f1 और फिर प्लस लगा के अब ये दूसरा वाला लिखेंगे आप 1/f2, इतना हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें आपका ये 1/v डैश से ये वाला 1/v डैश कट जाएगा, तो कुल मिला के यहाँ पर आएगा आपका 1/v माइनस में हो जाएगा 1/u, बराबर में हो जाएगा 1/f1 प्लस 1/f2। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3, इतना हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर जो हम लोगों ने दो लेंस यूज किए थे L1 और L2, इनकी जगह पर केवल एक ही लेंस यूज किया जाए। अब ध्यान दीजिए, आप यहाँ पर बताएंगे कि यदि संयोजन के स्थान पर, संयोजन मतलब L1 और L2 के संयोग के स्थान पर जो है, संयोजन के स्थान पर F फोकस दूरी, कैपिटल F फोकस दूरी का लेंस प्रयोग किया जाए, तो अगर मान लीजिए जो संयोजन यानी कि दो लेंस हम लोगों ने L1 और L2 यूज किए हैं, उनकी जगह पर कैपिटल F फोकस दूरी का एक लेंस यूज किया जाए, तो उस समय आपका सूत्र ये बनेगा फिर 1/v माइनस 1/u बराबर होता है 1/f, इतना हो जाएगा। ये मान लीजिए आप समीकरण नंबर 4। तो अब इसके बाद आप यहाँ पर समीकरण नंबर 3 और 4 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 3 व 4 से इन दोनों में ध्यान देंगे तो इन दोनों का LHS बराबर है। यहाँ पर देखिए थर्ड में कितना था, 1/v माइनस 1/u, बराबर में आपका 1/f1 प्लस 1/f2 था। यहाँ पर देखिए 1/v माइनस 1/u, यानी कि दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी बराबर माना जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा आपका 1/f बराबर 1/f1 और प्लस में हो जाएगा आपका 1/f2। तो ये आपका जो है संयोजन की फोकस दूरी, यानी कि जब दो लेंसों को यहाँ पर परस्पर संपर्क में रखा जाएगा तो उस समय ये जो है आपके संयोजन की फोकस दूरी हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। तो जब पेपर में आएगा तो केवल आपको इतना ही करना है। मैं यहाँ पर आपको एक पॉइंट और बता देता हूँ ताकि आपको न्यूमेरिकल में आसानी रहेगी। यहाँ पर जो है कंडीशन ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहाँ पर हम लोगों ने दो लेंस यूज किए, दोनों उत्तल थे। मान लीजिए एक लेंस उत्तल और एक अवतल होता। यदि एक लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल है, तो अगर मान लीजिए एक लेंस उत्तल और दूसरा लेंस आपका अवतल है, तो उस समय यही जो सूत्र है आपका, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं फिर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/, अब आपको पता है अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, तो फोकस दूरी का मान केवल ऋणात्मक हो जाएगा। इसको आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका लाशा ले लीजिए f1 इंटू f2, इधर गुणा हो जाएगा f2 माइनस हो जाएगा f1, तो ये मान आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये मान किसका है, 1/f का। तो अगर आप यहाँ से f ज्ञात करते हैं, मतलब संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात करते हैं f, तो ये पलट जाएगा, ये आएगा आपका f1 इंटू f2 बट्टे में हो जाएगा f2 माइनस f1। देखिए ये मैंने आपको इसलिए बताया, कभी कभी न्यूमेरिकल आता है कि संयोजन की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और उसमें आपको एक उत्तल लेंस दिया जाता है, एक अवतल लेंस, उस समय आपको ये फॉर्मूला यूज आएगा। ठीक है, जब आपका एक लेंस उत्तल होगा और एक लेंस यहाँ पर
अवतल होगा। तो उस समय आप इस सूत्र को यूज करेंगे। लेकिन पेपर में अगर ये डेरिवेशन करने के लिए आया तो आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ तक करेंगे, बस यही आपका मेन डेरिवेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ पर इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद देखिए, तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब ये क्वेश्चन आपका तरंग प्रकाशिकी का है। तो यहाँ पर है कि हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी का जो दूसरा भाग है वहां पर आपसे पूछा सकता है अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। मैं दोनों आपको बताऊंगा, तो एक अगर आपको समझ में आ जाएगा तो दूसरा और भी आसानी से यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान से आप देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए कोई एक पृथककारी तल दिया गया। पृथककारी तल का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक मान लीजिए यहाँ पर कोई जो है तल दिया गया, ये आपका एक परावर्तक तल है मान लीजिए, यानी कि इस पर किरण अगर आपतित होगी तो ये परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आपको एक परावर्तक तल दिया गया है, इसका कुछ नाम दे दीजिए, मान लीजिए जेड डैश। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये मान लिया कि ये जो है एक परावर्तक तल दिया गया है। इस तरह से आप यहाँ पर इसको प्रदर्शित कर दीजिए। तो ये एक परावर्तक तल हो जाएगा आपका जेड डैश, ठीक है, मान लीजिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर जो है इस और ये जो मैंने बनाया, अगर ये आप नहीं बनाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट ऐसा भी छोड़ सकते, बस आपको ये याद रखना है कि एक परावर्तक तल है। तो इस परावर्तक तल पर जो है यहाँ पर एक अभिलंब खींचा गया है। इस तरीके से यहाँ पर क्या खींचा गया, एक अभिलंब। अब आपका यहाँ पर जो है जो आपको याद रखने वाले पॉइंट हैं वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इस पर जो है एक समतल तरंगाग्र आपतित होगा। अब समतल तरंगाग्र ध्यान दीजिए, इस तरीके से यहाँ पर जो है एक समतल तरंगाग्र आपतित हो रहा है, ये हो जाएगा यहाँ पर जो है एक समतल तरंगाग्र, ये हो गया आपका। इसका कुछ आप नाम दे दीजिए, मान लीजिए ए, और इस बिंदु को मान लेते हैं बी। तो ये एक समतल तरंगाग्र है आपका पूरा ए बी। ये जो है यहाँ पर इस अभिलंब पर जो ये अभिलंब दिया गया आपका, इस पर आपतित हो रहा है और इसका कुछ ना कुछ आपतन कोण होगा। तो ये आपतन कोण मान लीजिए कितना है, आई। तो ये यहाँ पर जो है ये एक समतल तरंगाग्र ए बी जो है, इस यहाँ पर जो ये तल दिया गया है परावर्तक तल जेड डैश, इस पर आई आपतन कोण पर जो है आपतित हो रहा है। अब आपको पता है कि जो तरंगाग्र होता है, यानी कि ये समतल तरंगाग्र है, तो तरंगाग्र पर स्थित समस्त कण जो होते हैं वो एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, और जब वो नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं तो वहां से द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होती हैं। तो अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ से इसमें द्वितीयक तरंगिकाएं उत्सर्जित होंगी तो मान लीजिए ए से उत्सर्जित होने वाली तरंगिका जितने समय में इस बिंदु तक पहुंचेगी, अब इस बिंदु को कुछ ना कुछ हम लोग नाम दे देते हैं, मान लीजिए इस बिंदु को नाम दे देते हैं ए डैश, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक अभिलंब बना देना है, इस तरीके से ये हो जाएगा अभिलंब। तो ये हो गया आपका अभिलंब। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि जितना समय यहाँ पर जो है इस ए से ए डैश तक आने में लगता है किसको, द्वितीयक तरंगिका को, क्योंकि इस तरंगाग्र पर समस्त कण जो है वो नए तरंग स्रोत का कार्य करेंगे और यहाँ से द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होगा। तो जितने समय में ए से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका ए डैश तक पहुंचेगी, ठीक उतने ही समय में बी से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका जो है ये भी आपके एक निश्चित बिंदु तक पहुंच जाएगी। चलिए इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पर इससे जो है इस बिंदु पर एक लंब डाल दीजिए और ये बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर क्या है आपका बी डैश। ये लंब है तो ये कोण आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90 डिग्री होगा क्योंकि समतल तरंगाग्र था। तो जितना समय बी से बी डैश तक तरंगाग्र को जाने में, यानी कि द्वितीयक तरंगिका को जाने में लगेगा, उतना ही समय ए से ए डैश तक आने में तरंगिका को लगता है। अब कुछ पॉइंट समझिए, देखिए ये कोण आपका आपतन कोण है और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये इस पर टकराने के बाद क्या होगा, यहाँ से ये परावर्तित हो रहा है। इस तरीके से यहाँ पर जो है इसमें ये क्या हो रहा है, परावर्तित। पहले यहाँ पर ये आके टकराया यानी कि इस पर आपतित हुआ, आपतित होने के बाद यहाँ से तरंगाग्र क्या हो रहा है आपका, परावर्तित हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका आपतन कोण है और ये आपका कहलाएगा परावर्तन कोण, यानी कि आर। तो एक पॉइंट और याद रखना, ये कोण आई है तो ये वाला कोण भी कितना होता है आपका आई, पूरा कोण आई हो जाएगा। सेम उसी तरीके से ये वाला कोण आपका आर है तो ये वाला कोण भी आपका कितना होगा,
आर, ये मैंने आपको पूरा डिटेल में बता रखा है जिसमें पढ़ाया था कैसे होता है, ठीक है। अब केवल आपको इतना, जिनको नहीं याद है वो बस इतना याद रखेंगे कि ये कोण आई होता है तो ये कोण भी आई होगा, बस, ठीक है, इतना याद रखिएगा। तो ये अब आपका यहाँ पर जो है पूरा फिगर बन के तैयार हो गया है। अब अगर आपको ये फिगर तैयार रहेगा तो आपको यहाँ पर जो है इसका डेरिवेशन करने में फिर कोई भी समस्या अब यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। अब आपके सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, जो थ्योरी मैं आपको यहाँ पर चित्र बनाते टाइम बताता रहता हूँ, बस वही लिखना रहता है। आप क्या बताएंगे कि माना एक समतल तरंगाग्र AB जो है यहाँ पर एक परावर्तक तल Z डैश पर जो है आपतन कोण I पर आपतित हो रहा है। इस तरंगाग्र पर स्थित समस्त कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं जिनसे द्वितीयक तरंगिकाओं का उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर A से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका जितने समय में A डैश तक पहुंचती है, ठीक उतने ही समय में B से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका जो है वो कहाँ तक पहुंच जाती है, B डैश तक पहुंच जाती है। तो इस प्रकार आपका ये जो A डैश और B डैश मिला, ये क्या बन जाएगा, परावर्तित तरंगाग्र, और ये क्या था आपका, आपतित तरंगाग्र। तो जितना आपको यहाँ पर बताया गया वही सारे पॉइंट अब आपको यहाँ पर नोट कर देने हैं, बस। तो अब ध्यान दीजिए, जितना मैंने बताया मैं आपको बताता हूं, हमेशा फिगर तैयार करिए, फिगर की सहायता से थ्योरी लिखिए, कभी भी रटने की जरूरत नहीं है इसको। तो यहां पर क्या बताया गया कि माना एक समतल तरंगाग्र आपका AB किसी अपारदर्शी तल, यानी कि जिसको पार नहीं कह सकता, या फिर आप परावर्तक तल भी बोल सकते हैं, Z डैश पर आपतन कोण I पर जो है आपतित हो रहा है। तरंगाग्र AB पर जो है स्थित समस्त कण नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं जिससे यहाँ पर द्वितीयक तरंगिकाओं का जो है उत्सर्जन होता है। माना यहाँ पर जितने समय में A से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका जो है आपकी कहाँ तक पहुँचती है, A डैश तक, ठीक उतने ही समय में जो है B से उत्सर्जित द्वितीयक तरंगिका कहाँ तक पहुँच जाती है, B डैश तक पहुँच जाती है। इस प्रकार से आपका A डैश और B डैश जो है आपका ये परावर्तित तरंगाग्र के रूप में यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है और आपको यहाँ पर ये फिगर बस तैयार करना है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पर आपका इसका परावर्तन कोण क्या है, R। तो ये भी आप लिख सकते हैं कि माना परावर्तन कोण R है। तो इसका परावर्तन कोण कितना है, R है, ये हम लोगों ने मान लिया। अब आपको इस फिगर में दो त्रिभुज देखने हैं। देखिए मैं यहाँ पर पहले नाम लिख रहा हूँ, फिर आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक तो आपका बनेगा यहाँ पर त्रिभुज A डैश, और दूसरा हो जाएगा आपका त्रिभुज B डैश A डैश में। ये दो त्रिभुज हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर दोनों त्रिभुज पे। आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, A डैश। इसमें देखिए आप, ये आपका B यहाँ पर जो है ये आपका हो जाएगा A डैश, ये आपका एक त्रिभुज, ये आपको दिख रहा है। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा, एक त्रिभुज आपका ये हो गया। दूसरा त्रिभुज ध्यान दीजिए, दूसरा त्रिभुज मैंने लिखा है B, यानी कि ये B डैश A डैश, ये। तो कुल मिला के दोनों त्रिभुज क्लियर हो गए। अब इन दोनों त्रिभुजों में कुछ पॉइंट आपको देखने हैं, क्या क्या बराबर है। जैसे कि देखिए A से लेकर A डैश की दूरी, A से A डैश बराबर हो जाएगा आपका B से B डैश, क्योंकि मैंने आपको थ्योरी में भी बताया है जितना समय A से A डैश तक पहुंचने में लगता है तरंग को, उतना ही समय B से B डैश तक पहुंचने में लगेगा। तो कुल मिला के किसके अनुसार बराबर है, दूरी बराबर चाल गुणे समय से, क्योंकि माध्यम एक है तो यहाँ पर चाल तो समान ही रहेगी और समय सेम लगता है, पहले ही बताया गया। तो चाल समान है, समय भी एक ही लग रहा है, तो जब दोनों चीजें बराबर है तो दूरी भी क्या होगी, बराबर। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय के अनुसार आपका A से A डैश और B से B डैश यहाँ पर बराबर माना जाएगा। पहला काम तो ये हुआ। अगला देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि ये जो कोण था ये आपका लंबवत यानी कि 90 डिग्री है। तो इस कोण को अगर लिखना है तो आप लिखेंगे BA डैश। यहाँ पर आप बताएंगे कोण BA
ए डैश, मतलब यहाँ पर इस कोण की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये कोण आपका 90 डिग्री हो गया। अगला ध्यान दीजिए बराबर, ये भी तो आपका 90 डिग्री है, इस तरफ वाला ये भी आपका 90 डिग्री, तो इसको आप कैसे प्रदर्शित करेंगे, बी, बी डैश, ए डैश, बी, बी डैश, जो बीच में है मतलब ए, यहाँ पर बी डैश, इस कोण की आपकी बात हो रही है। और ये दोनों मान कितने हैं, 90 डिग्री। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में प्रत्येक 90 डिग्री यानी कि लंबवत हैं, इसलिए ये दोनों कोण भी बराबर हो गए। अब इसके अलावा आप देखेंगे कि इन दोनों त्रिभुजों में ये वाली जो भुजा है आपकी बी ए डैश, ये दोनों में समान है, मतलब दोनों में कॉमन है। तो बी ए डैश बराबर में हो जाएगा बी ए डैश, तो कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। तो ये भुजा दोनों में उभयनिष्ठ है, इसलिए क्या है, बराबर। अब आपको यहाँ पर जो है कक्षा 9 में आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि त्रिभुज में अगर कोई भी दो भुजाएं और एक कोण बराबर होता है तो वो त्रिभुज सर्वांगसम माने जाते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो त्रिभुज हम लोगों ने लिखा है, त्रिभुज बी ए डैश सर्वांगसम, ये सर्वांगसम का चिन्ह है, त्रिभुज बी डैश ए डैश, किस नियम से, यहाँ पर जो है भुजा कोण भुजा, ठीक है, इस नियम से ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम। सर्वांगसम की प्रमेय होती है कि दो भुजाएं, कोई भी तीन चीजें त्रिभुज की बराबर हो, चाहे तीनों कोण बराबर हो, चाहे तीनों भुजाएं बराबर हो, या फिर दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो, तभी वो त्रिभुज क्या होते, सर्वांगसम। और जब भी त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण यहाँ पर क्या माने जाते हैं, बराबर मान लिए जाते हैं। तो इसका मतलब, अब इसमें ध्यान दीजिए, अगर ये दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांगसम हैं तो यहाँ पर इसका जो ये वाला कोण बन रहा है, ये इसको आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, ए बी ए डैश हमेशा बीच में प्रदर्शित करते हैं, तो कोण ए बी ए डैश ये आपका बराबर होगा ये वाला कोण इस त्रिभुज का, इसके बराबर जो ये वाला त्रिभुज दिया गया है, मतलब बी ए डैश बी डैश के। तो बी ए डैश बी डैश के ये दोनों कोण क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे। मैंने क्या बताया, जब भी त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनके सभी कोण क्या माने जाते हैं, बराबर। तो इस स्थिति में जो ये वाला कोण है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये कोण जो होगा आपका, इस कोण के बराबर यहाँ पर माना जाएगा इन दोनों त्रिभुजों में। तो अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो एक आपका I है और एक R है, इसका मतलब ये आ गया I बराबर R। और यही जो है आपका परावर्तन का नियम होता है, ये तो सभी को पता होगा। आप बता सकते हैं कि यही जो है परावर्तन का दूसरा नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको हाइगेन्स के सिद्धांत से परावर्तन के नियम की व्याख्या करनी थी। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि यहाँ पर ये क्या है आपका परावर्तन का नियम। इसके अलावा देखिए, आपका ये जो तरंगाग्र दिया गया था ए बी, ये आपका यहाँ पर परावर्तित तरंगाग्र दिया गया था ए डैश बी डैश, और ये जो अभिलंब खींचे गए हैं ये सभी जो है एक ही तल में हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि यहाँ पर आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब जो है वो एक ही तल में होंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसमें आप बताएंगे यहाँ पर कि ए बी, इसके अलावा आपका हो जाएगा ए डैश बी डैश, और यहाँ पर जो है जेड डैश एक ही तल में है, एक ही तल में होंगे। ये तीनों जो है यहाँ पर आपके कागज के तल में बोल सकते हैं या फिर एक ही तल में है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कागज के तल में लिख दीजिए, जेड डैश कागज के तल में है तथा इन पर खींचे गए अभिलंब इसी तल में होंगे, इसी तल में होंगे।
तो कुल मिला के यहाँ पर ये आपका ए डैश बी डैश और ये जो आपका जेड डैश दिया गया था, ये सभी जो है आपके एक ही तल में है और एक ही तल में है और इन पर खींचे गए अभिलंब भी आपके एक ही तल में है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो आपका परावर्तन का जो पहला नियम होता है, पहला नियम क्या था? आपतित किरण, आपतित किरण, इसके अलावा परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब जो है एक ही तल में होते हैं। ये अब सभी को पता है। तो अब आप चाहें तो लिख सकते हैं यहाँ पर कि इस प्रकार जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए जो यहाँ पर अभिलंब, ये सभी जो है एक ही तल में हैं और यही आपका परावर्तन का पहला नियम है। ठीक है, तो ये कागज के तल में है और इन पर खींचे गए अभिलंब जो है ये इसी तल में है, जो कि परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का पहला नियम है। यहां पर आप वो लाइन लिख सकते हो जो मैंने बताया होंगे, इसके बाद आप बता सकते हैं इसलिए यहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब जो है वो एक ही तल में है, जो कि यहाँ पर परावर्तन का पहला नियम है। इस तरह से लिख सकते हैं। बाकी आप चाहे तो इतना ही लिख दीजिए केवल, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर जो है परावर्तन की व्याख्या कर सकते हैं। तो आपको ये फिगर अच्छे से तैयार करना है, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी।